नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी के सियासी शतरंज की बिसात बिछाने के लिए गोटियां सेट की जाने लगी हैं। सभी दल अपने अपने हिसाब से गुणा गणित करके जोड़ घटाव कर रहे हैं। मकसद साफ है, यूपी की सत्ता पर काबिज होना। उधर अब तक खुद को सियासत की लैला कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब सियासी सर्कस के रिंग मास्टर बनने की तमन्ना रख रहे हैं। ओवैसी लैला से रिंग मास्टर बनेंगे या नहीं, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले ओवैसी ने डीएनए के आधार पर एक बार फिर से चिर परिचित अंदाज में मुस्लिम कार्ड खेल दिया है। बकायदा बहराइच में ओवैसी ने अपना कैंप भी शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ ओवैसी के साथी ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को हराने के लिए किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार है। अब सवाल यह है कि बीजेपी से सामना करने के लिए सपा, कांग्रेस और बसपा पहले से ही मैदान में है। दूसरी तरफ रिंग मास्टर की ख्वाहिश रखे ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के आसरे योगी को हराने की कसम खा रहे हैं। तो क्या यूपी की सियासत के डीएनए में कुछ बदलाव हो सकता है या फिर ओवैसी विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। इन तमाम लोगों को कहना चाह रहा हूं, ये सर्कस खत्म होगा। ये सर्कस के जोकरों का ये नाटक बंद होगा। इस सर्कस में जो रिंग मास्टर है, ये रिंग मास्टर को समझना चाहिए कि हम इस सर्कस के जोकर नहीं है। हम रिंग मास्टर बनकर तुमको हमारे इशारों पर नचाएंगे इंशाअल्लाह। तो सुना आपने AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को, जो उत्तर प्रदेश की सियासत को सर्कस बताकर खुद को रिंग मास्टर बता रहे हैं। कभी खुद को लैला बताने वाले ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में सियासी हंटर चलाने की हसरत पाल रहे हैं। यूपी से सीएम योगी को हटाने की कसम उठाने वाले ओवैसी ने आज से बहराइच में कैंप कार्यालय की शुरुआत कर दी है। अब यहीं से 2022 के लिए पूर्वांचल की 2 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए चुनावी गणित सेट किया जाएगा। आज ओवैसी लखनऊ भी आए और बंद कमरे में ओम प्रकाश राजभर से काफी देर तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद दोनों नेताओं ने बताया कि वो यूपी में बीजेपी का सामना कैसे करेंगे। हम लोगों ने जो संगठन का काम हो रहा है उसमें कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ कार्यक्रम करने हैं, आगे की क्या रणनीति, हम लोग कैसे कैसे कार्यक्रम करें कि मोर्चे को और ताकत मिल सके, इसी संबंध में चर्चा हुई है। सबको साथ लेकर के चलना है, सबको न्याय दिलाना है। राजभर तो पिछड़ों और दलितों के सहारे बीजेपी को हटाने का ख्वाब सजो रहे हैं, लेकिन ओवैसी का खुला एजेंडा और वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम है। और यही वजह है कि वो संघ प्रमुख के उस बयान पर निशाना साध रहे हैं जिसमें मोहन भागवत ने सभी का डीएनए एक बताया था। मोहन भागवत कहते हैं कि डीएनए सबका एक है। दिग्विजय कहते हैं कि और डीएनए बोलते हैं। सपा के एक लीडर कहते हैं कि अगर जो मुसलमान वोट नहीं दिया उसका डीएनए नहीं है। तो ये हम कब तक अपने आप को इंडियन दिखाएंगे, मुसलमान दिखाएंगे? ये डीएनए चलेगा क्या भाई? जो इंसान है वो रहेगा। और जहाँ तक वो महाशय का आपने नाम लिया है, वो माशाल्लाह जहाँ कहीं जाते हैं वो कांग्रेस को डुबा देते हैं। वो जहाँ कहीं जाते हैं माशाल्लाह से, अल्लाह उनको ऐसे रखे। उधर ओवैसी और राजभर के इस गठबंधन पर बीजेपी ने राजभर को इतिहास की याद दिलाते हुए पार्टी से सुहेल देव नाम हटा लेने की नसीहत दी। तो वहीं विपक्ष ने कहा कि जो बीजेपी से दूर हो जाता है वो बीजेपी के लिए देशद्रोही हो जाता है। ये राजनीति की किस न्यूनता तक जाएंगे? ओम प्रकाश राजभर जी को जवाब देना पड़ेगा, पूरी राजभर बिरादरी को, हिंदू समाज को, कि जिस तरह से गाजी मियां के चेलों के साथ गठबंधन कर लिया, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को आज अपमानित करने का काम ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी को भी भुगतना पड़ेगा और असदुद्दीन ओवैसी को भी। एक मोर्चा बना हुआ है, तो जिस मोर्चा के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलते रहें। उससे किसी राजनीतिक दल को खुश या नाराज होने की क्या जरूरत है? राजनीति में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सब दल के लोग सब दलों से मिलते हैं। वो उनका मिलने जुलने पे किसी को टीका टिप्पणी क्यों करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता करना चाहिए।
जम्मू कश्मीर से लेकर और कोलकाता तक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म निभाती है वो सबने देखा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो वो पाक साफ हो जाता है, उसके दामन में कितने भी दाग लगे हों। मगर सवाल उठता है जब गठबंधन से बाहर होता है तो वो देशद्रोही हो जाता है, आरोपित हो जाता है। खाता ना वही जो भाजपा के वो सही, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। यूपी में एक दौर था जब किंग मेकर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 15 साल से यहाँ की जनता स्पष्ट बहुमत की सरकार चुन रही है। अब एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, लेकिन इन चारों से अलग ओवैसी खुद को रिंग मास्टर बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ओवैसी सिर्फ वोट कटवा साबित होंगे, क्या वाकई वो यूपी की सियासत का डीएनए बदल पाएंगे, या फिर उनकी मौजूदगी बीजेपी के लिए किसी बूस्टर का काम करेगी। ये स्वघोषित रिंग मास्टर अपने इशारे पर किसको नचाएगा या सियासी आंधी में खुद हवा हो जाएगा, ये तो यूपी की जनता का मूड ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब अगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर का साथ लेकर, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका असर कितना पड़ेगा? क्योंकि वोट बैंक तो उतने ही लिमिटेड हैं जिस पर सभी अपना अपना दावा करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक रजिक वदूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में शशि प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुभाष सपा के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। और पहला सवाल समीर सिंह जी आपसे, गठबंधन हो रहा है और इस गठबंधन में ओवैसी भी हैं जिन्हें आपकी पार्टी का बी टीम कई बार विपक्ष ने कहा है, और गाहे बगाहे फायदा आपकी पार्टी को हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश में आपके लिए नुकसान हो सकता है या फायदा होगा, क्योंकि रिंग मास्टर बनने जा रहे हैं, ऐसी ख्वाहिश है ओवैसी की। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं पहले भी कई बार कहता रहा हूँ, ये ओवैसी और राजभर का गठबंधन नहीं, ये उत्तर प्रदेश को ठगने का एक बंधन बन रहा है। ओवैसी जी पहले भी ये प्रयोग किए हैं, कोई नया प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ओवैसी जिन्ना के औलाद है। वो देश को तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं, वो देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, वो देश की तरक्की के लिए नहीं पैदा हुए। अन्य देश की तरक्की उनके मन में। ओवैसी की भाषा सुनिए, ओवैसी के विचार सुनिए, ओवैसी की योजना समझिए, तो आपको लगेगा कि ये देश के दुश्मन है, ये देश के बेटा नहीं है, ये देश के मित्र नहीं है, ये देश की तरक्की नहीं चाहते। मैं इस नाते कहना चाहता हूँ कि देखिए, ओवैसी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो लखनऊ में कार्यालय नहीं खोलते। ओवैसी कहाँ खोलते हैं? बहराइच में खोलते हैं। बहराइच में क्यों खोलते हैं? गाजी सालार मसूद के उस जगह पर जाते हैं। गाजी सालार मसूद मोहम्मद गजनी का भांजा था और उनका सेनापति था। उसने देश के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया था, उसने देश के मंदिरों को लूटा था। 11वीं सदी की बात है। उस समय सुहेलदेव महाराज बहराइच के राजा थे, और सुहेलदेव महाराज ही नहीं, सुहेलदेव महाराज ने 21 राजाओं का, आसपास के छोटे छोटे राजा, चाहे वो बिजली पासी रहे हो लखनऊ के, चाहे ऐसे बहुत से छोटे छोटे राजाओं को मिला के एक दल बना के गजनी को परास्त भी किए थे और उनकी हत्या भी हुई थी। और आज जिस मजार की बात कर रहे हैं, वो मजार बालार्क ऋषि का आश्रम था, जिसको तोड़ के गजनी ने अपना आवास बनाया था और उस पर आधिपत्य किया था। यह इतिहास बताता है। लेकिन जिन्ना की बात मैं इस नाते कर रहा हूं विवेक जी, आप ध्यान से देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जिन्ना ने जिस गलियारे की मांग की थी, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच गलियारे की बात की थी, वो वही गलियारे की पट्टी है जो बहराइच श्रावस्ती होते हुए सहारनपुर और उधर से लेके कुशीनगर तक जाती है, जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है। और ओवैसी मुस्लिम पॉपुलेशन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन उनके खींचने का तरीका खराब है, देश विरोधी है, उत्तर प्रदेश विरोधी है। वो नहीं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान
सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान तरक्की के साथ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रधानमंत्री के 3 तलाक के फार्मूले के साथ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, बिजली, किसान सम्मान निधि के साथ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो जनता तय करेगी ना और रिजल्ट बताएंगे। अब तक तो साथ मिला है, जितना साथ मिला उतना साथ दिखा है, जितना साथ नहीं मिला है वो साथ भी दिखा है कि कहां कमी रह गई है। अनुराग भदौरिया जी, MY फैक्टर से बढ़कर राजभर कह रहे हैं कि A to Z फैक्टर होगा, और अगर A to Z फैक्टर हो गया, MY फैक्टर पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाजवादी पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो आपका भी आधार है। देखिए, आज मैं बहुत तकलीफ में हूँ, दुख की बात है। मुझे लगता है आपको भी दुख होना चाहिए कि जिस तरह से लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींची गई नॉमिनेशन करते टाइम, ऐसा तो उत्तर प्रदेश में हमने कल्पना नहीं की थी कि महिला का इतना अपमान होगा कि जहां से अभी नए नए मंत्री उन्होंने बनाया है लखीमपुर खीरी से, वहीं पे DMSP और मंत्री के सामने साड़ी खींच ली जाएगी महिला की और हम उस पर चर्चा ना करें। उसी में आपने देखा सीतापुर में गोली बारूद चल रही है, नॉमिनेशन करने के लिए एक को गोली भी लग जाती है। आखिर उत्तर प्रदेश हो क्या रहा है? फतेहपुर में आपने देखा असला लगाया हुआ है, बाकायदा उसमें रिवॉल्वर लगी हुई है, वो पर्चा खींच रहा है समाजवादी का जो नॉमिनेशन करने जा रहा है उसके हाथ से। पुलिस कुछ नहीं कह रही है क्या इन पे? तो आपका डेलीगेशन गया था जिलों में, कुछ कही गई? सुनिए मेरी बात पूरी हो जाए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जनता की बात हो रही, कानून व्यवस्था की बात हो रही, इसमें पत्रकार की भी पिटाई हुई है, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। आपके भी मतलब की बात है, आपके भी दर्द की बात है। आज आप नहीं बोलोगे तो क्या होगा, कल फिर आपके साथ भी होगा। अनुराग भदौरिया जी, मुझे लगता है कि मुद्दे पर बोलना ज्यादा जरूरी है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव पर हमने चर्चा कर ली है, वो तस्वीरें भी दिखा दी जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं। सब पे बोलूंगा, नहीं सब पे बोलूंगा। जो ज्वलंत मुद्दा है वो ज्यादा जरूरी है, पत्रकारों को पीटा गया है ये ज्यादा जरूरी है। पत्रकार को जिस तरह से पीटा गया, समाजवादी लोग उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, उसकी FIR की मांग कर रहे हैं। कहां मीडिया बंधु चला गया, क्यों नहीं उसके बारे में आवाज उठाना चाहते? भाई पत्रकार ही साथी है ना। इस तरह से मना कब कर रहे हैं? पीटा गया, मना नहीं कर रहे हैं ना, आप अच्छी बात कर रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, मैं आपकी बात कर रहा हूं। इसी तरह से महिला, हमारी आपके लिए महिला सब सम्मानित होती है। महिला के साथ अन्याय हुआ, गोला बारूद चली, लोगों को गोलियां लगी, बम फूटे। क्या उत्तर प्रदेश तालिबान बनाने का मन है क्या भारतीय जनता पार्टी को? ये तो कहते थे अपराधी उत्तर प्रदेश से चले गए। उत्तर प्रदेश में अपराधी यहीं पे गुंडा राज, योगी का गुंडा राज चल रहा है। ठीक है अनुराग भदौरिया जी, अब मुद्दे पर आइए। आपको विषय बताया गया होगा, चर्चा का क्या है? मुद्दे पे आऊंगा। मुझे 1-2 मिनट दीजिए, ये बहुत जरूरी मुद्दा है, फिर आपकी बात भी करूंगा। 2 मिनट नहीं दे पाऊंगा, 30 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। चलेगा नहीं, इस तरह का गुंडा राज चलेगा। योगी कहते थे यहाँ से अपराधी चले गए, अपराधी सबसे ज्यादा गोरखपुर में जाके बस गए। गोरखपुर से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में आतंकी जैसा माहौल है। कहाँ है DMSP, कहाँ है अपराधी? उत्तर प्रदेश को छोड़ के चले गए, यही तो हल्ला मचाते थे। अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? ऊपर ना आसमान कहाँ? अरे भैया जमीन पे है, और DMSP के सामने गोलियां चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, और आप धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र की तरह क्यों? आपको सत्ता चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। समाज के अंदर में इस तरह का अगर माहौल बनेगा, इस तरह का माहौल। ठीक है अनुराग जी, मुद्दे पर आइए क्योंकि बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। अनुराग जी मुद्दे पर आइए, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अच्छा, अब आपकी बात बता रहा हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी ने हमेशा विकास की राजनीति की है। समाजवादी जात धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं करता। कौन क्या कहता है, आए बाएं साएं बकता है, वो बकने से समाजवादी नहीं सुनने वाले। समाजवादी पूछना चाहते हैं जनता की समस्या का समाधान। समाजवादी बात करते हैं हमें उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाना है, उत्तर प्रदेश को कैसे उत्तम प्रदेश बनाना है। कौन जात की राजनीति कर रहा है, कौन धर्म की राजनीति कर रहा है, उनको मुबारक। हम एक्सप्रेसवे के नाम पे वोट मांगेंगे, हम मेट्रो के नाम पे वोट मांगेंगे, हम मेडिकल कॉलेज के नाम पे वोट मांगेंगे, हमने हेल्थ व्यवस्था ठीक की थी वोट मांगेंगे, हमने रोड बनाई थी उस पर वोट मांगेंगे। तो इस पर तो आपने पहले भी वोट मांगे थे, वोट मिले कहां थे आपको? वोट मांगेंगे, इसलिए हम अपने काम पे वोट मांगेंगे। और समाजवादियों का काम बोलता है 2022 साल से वोट मांग रहे हो, जनता तो ठीक है, एक मिनट सुचि विश्वास जी, अनुराग जी लौटूंगा आपके पास। एक एक करके सारे मेहमान हो जाने दीजिए, सबकी राय महत्वपूर्ण है। शशि प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सुचि विश्वास जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शशि प्रताप सिंह जी, लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। बीजेपी कह रही है कि गाजी के जो वंशज थे या उनके जो प्यादे थे उनके साथ आपने गठबंधन कर लिया, इतिहास को बुला दिया और उसके आधार पर आप चुनाव जीतने की बात कह रहे हैं। शशि प्रताप सिंह जी। जैसा कि मैं अभी तक आपने सुचि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सुचि जी मेरा सवाल ये शशि जी से है, ओवैसी साहब की यात्रा एक जैसे है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है। सुचि जी इसके बाद मैं आपके पास आता हूं फिर। शशि जी बोलिए। हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी कभी हिंदू मुसलमान जाति धर्म की राजनीति उन्होंने किया ही नहीं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है
और करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। इनके जो भी प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उनसे कह दीजिए कि बिना मुसलमान का नाम लिए, बिना हिंदू का नाम लिए, जाति धर्म का नाम लिए अगर वो डिबेट में बैठ सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे नेता जमीनी नेता है और गरीबों के मसीहा है, पिछड़े दलितों के जननायक के रूप में उभरे हैं। आपको इतिहास होगा कि भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति डॉक्टर अंबेडकर साहब थे जिन्होंने अपने समाज को कुछ नहीं दिला पाने के कारण उन्होंने कुर्सी छोड़ी और दूसरे मंत्री हुए ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पिछड़े और दलित को सम्मान दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री जैसे पद को छोड़ा। और कभी भी ओम प्रकाश राजभर के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि हिंदू मुसलमान, नहीं उनके मुंह से नहीं सुने, लेकिन उनके साथी के मुंह से तो हम सुनते हैं ना। ओवैसी के बारे में आप जानते नहीं है क्या? आप आजम खां के बारे में नहीं जानते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में क्या? बिल्कुल जानते हैं, हमने कब मना किया? तो आप कह रहे हो कि आप वो बात नहीं करते हो, आप बात ना करें, आपके साथी तो बात करते हैं जिनके साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे नेता और मेरी पार्टी सोलदेव भारतीय समाज पार्टी शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, दवाई, आवास, शौचालय की बात करती है, इसके अलावा कोई बात नहीं करती है। जहां तक गठबंधन का आपकी नजर में जो ये बात करते हैं वो गलत है ना? हाँ या ना का जवाब दीजिए। ये बताइए कि कश्मीर में मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया, जिसको ये लोग देशद्रोही बोलते थे, देश को टुकड़े करने वाले बोलते थे, उनके साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार चलाई। तो गलत वो मुसलमान नहीं थी। आज ओवैसी जी इतने पढ़े लिखे वरिष्ठ आदमी हैं। अभी एक प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वो देश तोड़ने वाली बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि एक भी वीडियो क्लिप दिखा दीजिए ओवैसी। अरे उनके भाई का वीडियो क्लिप आपको पता नहीं है? यूट्यूब जाइए, सर्च करिए, अकबरुद्दीन ओवैसी नाम है उनका। क्या कहा था सुन लीजिए। लौटूंगा मैं आपके पास क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। उससे पहले सुची विश्वास जी। सर मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ ओवैसी जी की बात हो रही है तो मैं ओवैसी जी की केवल बात करूंगा, इधर उधर की बात ठीक है। बीजेपी सुची विश्वास जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपका कमेंट, क्योंकि ये जो गठबंधन बनने जा रहा है, जो बन चुका है, उसने वेलकम किया है सभी दलों को बीजेपी को हराने के लिए। कांग्रेस इस पर विचार कर रही है? देखिए, आपने ओवैसी साहब के आने को और तमाम सारे गठबंधनों को जिक्र किया, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई उपलब्धि नहीं है और नाकामियों की एक लंबी फहरिस्त है, तो ऐसे में संघ के द्वारा चाहे धर्मांतरण के मुद्दे हों, चाहे पोलराइजेशन और डिविसिव पॉलिटिक्स के आधार बनाते हुए जातीय भेदभाव की खाई को बढ़ाने के लिए, तो जब संघ के चिंतन शिविर आरंभ हो गए हैं और कार सेवकों और इत्यादि गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गए हैं, तो उनके गुरु भाई ओवैसी साहब भी उनके सहयोग के लिए संघ के टीम बी के तौर पर प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा उससे फायदा बीजेपी को होगा। तो जहां जहां बीजेपी को लाभ देना है तो उनके पग चिन्हों पर चरण रखते हुए ओवैसी साहब उनके अनुगामी भाई के कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी, उपलब्ध रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति, जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करती है। हमारे पास भारतीयता का नैरेटिव है। ये दलित, अल्पसंख्यक, सिंधी, ये जो बंटवारे की राजनीति है, ये जो सांप्रदायिकता की राजनीति है और ये जो धर्म की दुकान है, ये भारतीय जनता पार्टी को ही मुबारक है। वो कितना प्रोजेक्ट करेंगे वो दैट इज क्वाइट विजिबल, वो हमें दिखने लगा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, ब्रेक पर जाना है। रजीक बदूत जी आपके पास लौटूंगा मैं ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी ब्रेक का समय हो गया। लेकिन आपसे जानना यह भी जरूरी है कि गठबंधन जो दिखाई दे रहा है इसका क्या असर देखने को मिलेगा और इसका किसको फायदा होगा, क्योंकि सियासत में जो तस्वीर दिखती है उसके परिणाम उससे अलग भी कई बार देखने को मिले। छोटा सा ब्रेक है, चल लौटते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम बात कर रहे हैं ओवैसी की, जिन्होंने गठबंधन किया है ओम प्रकाश राजभर के साथ। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं ओवैसी, लेकिन इस सियासी जमीन को तलाशने के दौरान अगर सियासत में कुछ फायदा ओवैसी को होता है तो नुकसान किसको होता है? दूसरी बात, जो तमाम तरह की बातें उठ रही है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो ये बी टीम है या नहीं है, इसको लेकर बीजेपी स्टैंड साफ कैसे करेगी? हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं और अब हम बात करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक रजीक वदूद जी से। रजीक वदूद जी, गठबंधन कई बार हमने देखे 2017 में देखा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, 2019 में देखा, हाल ही में ये गठबंधन जो हुए उसका जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले भी तमाम गठबंधन हुए हैं। लेकिन इन गठबंधन से आगे बढ़कर जीत चाहिए, वो किसको मिलती हुई नजर आएगी? क्या फैक्टर हो सकता है इस चुनाव में?
ओवैसी उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन तलाश कर रहे हैं राजभर के साथ मिलकर। इससे कितना नुकसान किसको हो सकता है और कितना फायदा? रजीक बदूल की आवाज आ रही है? उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी है यहाँ छोटी छोटी जगहों का। जी मैं ये कह रहा हूं कि देखिए संपर्क और जातिगत जो समीकरण है वो बहुत। रजीक जी आपसे दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। समीर सिंह जी सवाल यही है, सुचि विश्वास जी कह रही हैं कि ओवैसी आपकी बी टीम है, और अगर बी टीम है तो बी टीम से क्या ये दिखावा है कि आप ओवैसी को जिन्ना का वो बता रहे हैं कि वंशज है? नहीं विवेक जी, देखिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस खुद समाजवादी पार्टी की बी टीम रही है, बहुजन समाजवादी पार्टी की बी टीम रही है। आज तो कांग्रेस की कोई टीम ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश में भी नहीं है जो एक कैप्टन न तलाश सके, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बना सके अपना। तो मैं उस टीम के बारे में क्या चर्चा करूं? मुझे लगता है कि उसकी चर्चा भी हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं है ही नहीं। दूसरी बात में, अनुराग भदौरिया जी अभी अपना पक्ष रख रहे थे तो बड़ी पीड़ा हो रही थी, उनकी लोकतंत्र की बात कर रहे थे, पत्रकारों की दुहाई दे रहे थे। विवेक जी, इस उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पार्टी का हल्ला बोल का नारा रहा है जिसने पत्रकारों को मारा है? ऑफिशियली नारा हल्ला बोल का रहा है समाजवादी पार्टी का, पत्रकारों को मारा है, हाकरों को मारा है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। आतंकवादियों को मुकदमा लेने का जिसका अभियान रहा, जिसने किसानों का भला न किया हो, जिसने गरीबों का भला न किया हो, अयोध्या के आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेने का काम अखिलेश यादव ने किया था। जिसने 25,000 लोगों को मुजफ्फरनगर में विस्थापित कर दिया, 50 लोगों की मौत हो गई दंगे में। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में उसको जंगल राज दिखेगा। जब अपराधियों को गोली लगती है उत्तर प्रदेश में, पुलिस के जवान मारते हैं तो इनको पीड़ा होती है। जब अपराधी इनकी सरकार में पुलिस को मारते थे तो ये अपराधियों को शाबाशी देते थे। लेकिन आज की तस्वीर, अगर ब्लॉक प्रमुख चुनाव हालांकि चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अब छू लिया है आपने भी, तो उस पर हम 1-2 मिनट चर्चा कर सकते हैं। तस्वीर देखने को मिली है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए हैं। कुछ जगहों पर तो बीजेपी के 2 समर्थक ही आपस में उलझ गए, जो मौजूदा थे और जो पूर्व में थे। तो ये स्थिति तो दिखाई दी है ना। विवेक जी, हिंसा में समाजवादी पार्टी शामिल है, उसकी बौखलाहट है। समाजवादी पार्टी विफल हो गई, जिला पंचायत के चुनाव में हार गई। उस विफलता के चेहरे को छुपाने के लिए आज जगह जगह हिंसा की जा रही है। चेहरे को छुपाने के लिए आज जगह जगह हिंसा की जा रही। समाजवादी पार्टी के लोगों के पास बहुमत नहीं है, वो सिर्फ जगह जगह हमला कर रहे हैं। जिस महिला की बात कर रहे हैं सीतापुर की, वहां समाजवादी पार्टी ने ही उसको मारने का काम किया। वो तो पुलिस न पहुंचती तो समाजवादी पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी जब अपने पिता और भाई का सम्मान नहीं करती है तो दूसरे का सम्मान कैसे कर सकती है? विवेक जी, सपा को सब लोग जानते हैं, इनके चेहरे को जानते हैं। समीर जी, ये जरूर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड में मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सरकार आपकी है और जो तस्वीर आज देखने को मिली ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान, जो झड़पें हुई हैं, पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं, कई जगह पर हथगोले भी छोड़ने पड़े हैं, फायरिंग तक हो गई है, ये तस्वीर सही है? नहीं, ये तस्वीर लोकतंत्र में सही नहीं है। अनुराग जी, बस आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही को जवाब देना है। जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार लगाओ किसी पे समाजवादी पार्टी है। जाए, लेकिन हम धृतराष्ट्र हैं, मुझे सरकार चाहिए, मुझे कुछ कीमत पे, किसी भी कीमत पे सरकार चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें पद चाहिए, चाहे यहाँ पे जनता लड़के मर जाए, खून खराबा हो जाए, लोगों की मौतें हो जाए, बम चले, गोलियां चले, आतंकी माहौल हो, तालिबानी माहौल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम धृतराष्ट्र हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता सत्ता के अलावा। सत्ता चाहिए, हम आंख बंद के धृतराष्ट्र बैठे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो होता है होने दो, कोई किसी को गोली मारता है मारने दो, कोई मरता है मरने दो, कोई जाता है जाने दो। 5 साल आपने धृतराष्ट्र की ही सारा सरकार चलाया, कोई नया काम थोड़ी आपके लिए।
सत्ता चाहिए। आप किसी तो कीमत 5 पे। साल धृतराष्ट्र हमें कुछ की नहीं तरह चाहिए, सरकार हमें चलाए हो। एक मिनट। कोई नया काम थोड़ी है। अनुराग भदौरिया जी। हिंसा हुई है 52 जिले में, हम धृतराष्ट्र हैं। 52 जिले में हिंसा हुई है, 52 जिले में। ठीक है। सोचिए आप, 52 अनुराग भदौरिया जी, मतलब अब वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, आपकी जो बात थी वो हमने सवाल पूछ लिया है। अनुराग भदौरिया जी, भाग गए हैं। जब 2022 का प्लान क्या है समाजवादी पार्टी का? देखिए, मैंने आपको पहले बनाया, एक शब्दों में बता दिया। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह धृतराष्ट्र नहीं है। इस समाज के अंदर में जाति धर्म और सत्ता पाने के लिए नंगा नाच होता रहेगा, महिलाओं की आबरू लूटी जाएगी, बम गोला बारूद चलेंगे, लोगों की मौतें होंगी, और हमें सत्ता उस कीमत पे चाहिए नहीं। आम आदमी पार्टी से बात चल रही है कुछ, अनुराग भदौरिया जी? हम विकास के रास्ते पे, मेरी बात सुन लीजिए, हम विकास के रास्ते पे चलते हैं, और विकास के रास्ते पे चल के समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में 2022 में सत्ता से बीजेपी को हटाएंगे तय है। क्योंकि बीजेपी को इस बात का एहसास है और घमंड है कि हम धर्म और जाति के नाम पे सत्ता पा लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, कोरोना काल में दर्द झेला है। नहीं, वो सब ठीक है, जनता समझदार उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की और हर जगह की होती है। जनता अब उतनी लाचार और नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। नहीं, वो ठीक है अनुराग भदौरिया जी, लेकिन छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं 2022 की। किसी से बात हो रही है, ये हम जानना चाह रहे हैं आपसे। कोई प्लान अगर बातचीत को लेकर, गठबंधन को लेकर, आम आदमी पार्टी से बात कहां तक पहुंची? देखिए, मैं आपको बता दूं मेरा प्लान। हम क्यों, अच्छा पहली बात तो प्लान क्यों बताऊं? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो प्लान बता के हराना है। अच्छा, तो प्लान नहीं बताएंगे? हराना है, उसको धूल चटानी है। अरे हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, मैं क्यों बताऊं? अब भाई अपनी स्ट्रेटेजी कोई बताता है क्या? भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे 2022 में, जब आपको इंटरव्यू देंगे तब बताएंगे कि कैसे हरा दिया, कैसे धूल चाट की भारतीय जनता पार्टी। आ जाएगा, यहाँ पे सफाया हो जाएगा, वो सबके सामने आएगा। अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए तो सबके सामने आए ना, फिर उन्होंने तांडव किया जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने के लिए। इनको तो बिना प्रशासन के चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, इनको तो प्रशासन की बिना मदद से जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य नहीं जीत पा रहे हैं। सोचो रज़ीक वदूद जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जीत पा रहे तो विधानसभा क्या जीतेंगे? रज़ीक वदूद साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है आवाज आपकी? जी बताइए, इस गठबंधन का किस तरह से आप देखते हैं राजनीति, इसके परिणाम? कोई है जाति का बहुत महत्व है। और वधु साहब दोबारा कोशिश करते हैं हम, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। हम बात करेंगे शशि सिंह जी से। शशि प्रताप सिंह जी, ओवैसी जी के साथ तो आ गए, और क्या चाहते हैं, और कौन से दल आपके साथ आ जाएं? क्योंकि ताकत अकेली ओवैसी नहीं बन सकते ना, जिनका आधार ही नहीं है उनसे आप ताकत मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना चुनाव जीतने के लिए जो पहले से ताकतवर हो। किसको जोड़ेंगे अपने साथ? अब जितने भी हमारे प्रवक्ता लोग बैठे हैं, किसी ने भी गरीबों के आवास और शिक्षा की बात नहीं किया। और आज देश को शिक्षा की जरूरत है और चिकित्सा की जरूरत है, और ओम प्रकाश राजभर अनवरत शिक्षा, चिकित्सा, दवाई, रोजगार की बात करते आ रहे हैं, और आज देश को इसकी जरूरत है। देश जिस स्थिति में देश के लोग पहुंच गए हैं, अगर इसकी व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में भारत सबसे निचले पावदान पर होगा। और हमारे नेता इसी बात की बार बार कर रहे हैं, इस बात को सभी लोग मानने को तैयार भी हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक महागठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा का उत्तर प्रदेश में बनेगा। आप भाजपा हटाओ और सुखी राज बनाओ, और सुखी राज बनाएगा। लेकिन इतनी राह आसान है क्या सिंह साहब? समाजवादी पार्टी भी है मैदान में, कांग्रेस भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, जो उत्तर प्रदेश में बड़ा आधार रखते हैं वोट बैंक का। देखिए, समाजवादी पार्टी को भी उतना ही जरूरत है भाजपा को हटाने के लिए जितना भागीदारी संकल्प मोर्चा और हमारे 16 भारतीय समाज पार्टी की जरूरत है। दोनों की जरूरत, दोनों की पीड़ा, दोनों की दर्द, और 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का दर्द एक समान है। इसलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और भाजपा को हटाने। सुश्री विश्वास जी तो मना कर रही है भाई, आप तो जिसके साथ जुड़े हो भाजपा की बी टीम है, वो बता रही है, तो क्यों आपके साथ आए? देखिए, मानव मानव एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, वो बी टीम कहें चाहे सी टीम कहें, उनके कहने से जनता बी टीम नहीं मानेगी। और उनका तो काम है, उन लोगों का तो काम ही यही है कि बिना मुसलमान का नाम लिए, बिना मंदिर मस्जिद का नाम लिए एक कदम, एक पॉइंट नहीं बढ़ सकते उन लोग। कोई भी व्यक्ति डिबेट करे बिना मंदिर मस्जिद का बात किए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बात किए, मैं तैयार हूं उनसे डिबेट करने के लिए। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ एक मुद्दा है, मंदिर के और मस्जिद की बात उठा दो, पाकिस्तान और
हिंदुस्तान की बात करो। तीसरा कोई उन लोग पढ़ाई ही नहीं पढ़ते हैं, और उन लोग के जो आका हैं, आला हैं, उन लोग यही पढ़ाई ही पढ़ाते हैं इन लोगों को कि तुम लोग जब भी डिबेट पर बैठो हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर और मस्जिद की बात करो, इसमें पब्लिक को भरमाए रहो। अच्छा, एक सवाल और शशि जी, उसके बाद मैं सुचित विश्वास जी के पास जाऊंगा, उनसे भी सवाल करना है क्योंकि कांग्रेस की भी अपनी रणनीति है, प्रियंका गांधी जी लगातार मेहनत कर रही है। शशि प्रताप सिंह जी, सवाल इस बात का है कि जिस इतिहास का जिक्र बीजेपी कर रही थी, क्या इतिहास को राजभर ने या आपने या आपकी पार्टी ने बुला दिया है जिसका जिक्र किया जा रहा था? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये लोग मंदिर मस्जिद नहीं, उनको छोड़िए ना, आप अपनी बात बताइए, क्या आपको वो दर्द का एहसास है या खत्म हो गया? कौन सा दर्द? अभी भागवत जी ने क्या कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू हैं, हिंदू उनका डीएनए उनके शरीर में है, हिंदुओं का डीएनए है। और जो मुसलमान को कहता है कि हिंदुस्तान से बाहर जाओ, वो हिंदू तो नहीं है, हिंदू नहीं है। उन्हीं के लोग हैं ना लोग जो आज कह रहे हैं इस बात को। कैसे कह रहे हैं ये लोग क्यों नहीं मोहन भागवत जी से पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, उसके अंदर हिंदू का डीएनए है। ठीक है समीर सिंह जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले सुचित विश्वास जी, कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही है, कांग्रेस के पास ऑप्शन भी है, हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ लड़ चुकी है तो इसकी उम्मीदें कमी है, और हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी रास्ते दरवाजे खुले हुए नहीं हैं। हम समझना ही चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के टारगेट में सभी दलों के लक्ष्य तो एक हैं, रास्ते लेकिन अलग अलग हैं। अलग अलग रास्तों से कौन पहले पहुंचेगा? देखिए, कांग्रेस ने 70 साल देश की सेवा की है, हमारी एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, हमने ग्रेसफुली काम किया है और हमारा माध्यम हमेशा से सेवा रहा है। हम ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग और ये जो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके सरकारें बनाई जाती हैं, कभी राइजिंग इंडिया, कभी शाइनिंग इंडिया, और कभी जो चल रहा है लगातार, कभी गोदी मीडिया, कभी स्लेवरी मीडिया, है ना, कभी अखबारों के, कभी केंद्र के मंत्रियों को विवश करना कि भाई धन्यवाद मोदी करो, जहां धिक्कार है मोदी कहना है वैक्सीन, दवाइयों, पीपी किट्स, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के अभाव में, वहां बैंकों और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को भी विवश करके कहा जाता है धन्यवाद मोदी जी। तो जो ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हमने काम किया है और हम काम कर रहे हैं। संगठन स्तर पर हम लगातार अपने आप को मजबूती दे रहे हैं और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम हर स्तर पर महंगाई की, पेट्रोल की, डीजल की, रसोई गैस की कीमतों की और धरातल से जुड़े हुए मुद्दों की, जिसमें सरकार पूरी तरह फेल है। आज ही आपने देखा डॉक्टर हर्षवर्धन, अभी तक वो कोरोना हैंडलिंग में WHO से उनको बस भारत रत्न देना बचा था और आज उनको किक आउट है। अभी रविशंकर प्रसाद जी का अहंकार चरम सीमा पर था और अभी ट्विटर से उनका पंगा है कि अब वो एग्जिट में है। और जो नए हुए हैं उनके लिए भी क्या कहा जाए, भाई हरदीप पुरी जी ने ये क्षमता ही तो है कि जो लोग गलत फहमी में थे या जिनका काम पसंद नहीं आया उनको बाहर का रास्ता तो दिखा दिया। बीजेपी तो ये कह रही है कि हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, आपकी तरह नहीं है, कांग्रेस की तरह की अपना नेतृत्व नहीं ढूंढ पा रहे। उत्तर प्रदेश नहीं, गलतफहमी का शिकार मत रहिए, नेता हमारे पास हैं और बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश से अजय मिश्रा जी को दिया गया है लखीमपुर के, 307 और 302 के आरोपी हैं, बहुत बढ़िया बात है। सांसद कौशल किशोर जी का भी इजाफा हुआ है, तमाम मुकदमे भूमि विवाद से संबंधित उनके संदर्भ में है। नारायण राणे जी को भी मंत्रालय मिला है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो इन्वॉल्व थे। और अगर आप समय दें तो मैं काफी डिटेल में भी बता सकती हूँ, लेकिन आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में जमीन और आसमान का अंतर है। और जो भी ये दावा करते हैं अलग पार्टी है, एक ही तरह की कार्यशैली होती तो अलग अलग पार्टी की होती ही नहीं है। कांग्रेस हालांकि आप कई लोग बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस के एक स्टेटमेंट में, मैं आपकी बात नहीं सुन पाई, आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट। आपके और उनकी कार्यशैली तो अलग अलग है, ये बात तो सही है, अगर एक ही होती तो पार्टी एक हो जाती, लेकिन आपके कई नेता छोड़कर दामन आपका यानी कि कांग्रेस का बीजेपी में या दूसरे दलों में जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने एक सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत का, बट उसे मालूम था कि कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी करने के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं। अगर पर्सनल एस्पायरेशन के चलते, वही जब पार्टी में होते हैं खान मार्केट गैंग होता है, वही जब आपके गैंग में शामिल हो जाते हैं तो फिर कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। तो ऐसा नहीं है, पार्टी की एक रिशफलिंग की प्रक्रिया होती है, हर जगह गार्बेज के लिए स्थान होता है और ऐसे लोगों को तो जाना ही चाहिए। नए युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? ठीक है सुची जी, एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा, नहीं तो आग फिर समय समाप्त हो रहा, बाकी लोगों से भी एक एक कमेंट करेंगे जी जी कि मुकाबला किससे होने जा रहा है 2022 में? बीजेपी से, गठबंधन से, समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से,
किससे आप मुकाबला करेंगे? मतलब बीजेपी तो है ही, लेकिन इनके अलावा कौन से आपके लिए चुनौती है? मुकाबला है सांप्रदायिकता से, कट्टरवाद से, फॉसिज्म आइडियोलॉजी से, जबरदस्त कमरतोड़ महंगाई से, अर्थव्यवस्था की दुर्गति से, गब्बर सिंह टैक्स से, एमएसएमईज की दुर्गति से, स्टार्टअप्स की बर्बादी से, एंटरप्रेन्योर्स की तबाही से। 80 करोड़ उस जनता के लिए हम खड़े होंगे जो 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर विश्व को जगत गुरु बनाने के लिए सपने और झूठे वादे जवाब दीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए विवेक जी, मैं सुची जी की बातों का क्या जवाब दूं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। इनकी 2 राज्यों में सरकार है, पंजाब और राजस्थान के अंदर। वहां क्या रस्सा चल रही है ये दुनिया के अंदर किसी से छुपी नहीं है, पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, पंजाब और राजस्थान तो खुल के सामने है। भगवान ही मालिक है, इनकी पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। इस नाते इनसे मैं कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन शशि जी को मैं जरूर बताना चाहता हूं कि शशि जी, आप राजभर पार्टी के प्रवक्ता हो। हमें लगता है कि आप राजभर जी को कम जानते हो, नए आए हो पार्टी में। आप राजभर का इतिहास देखिए। 2007 में उन्होंने मुख्तार अंसारी की पार्टी से समझौता किया, एक भी सीट नहीं जीत पाए। 2012 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से समझौता किया, एक भी सीट नहीं जीत पाए, अपने भी हार गए, बेटा भी हार गया। 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किया और उन्होंने कहा कि साहब हम गरीबों का उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हमारे साथ आए, समझौता किए और उनको हमने जो सीटें दी थी हमारी वोट के दम पर वो अपने भी विधायक बने और अपने कई साथियों को भी विधायक बनाने में सफल हुए। लेकिन उन्होंने सरकार में आने के बाद जो कृत्य किया, वो कृत्य इस बात का प्रमाण था कि ओवैसी और राजभर की मंशा न मुसलमान की चिंता है, न अनुसूचित की चिंता है। उनकी चिंता सिर्फ अपने परिवार की है, पैसे की है, भ्रष्टाचार की है। इस नाते राजभर को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, पहले भी नहीं मिली थी, आगे भी नहीं मिली थी। और ओवैसी का दर्द हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार से योगी जी को हैदराबाद के अंदर जन समर्थन मिला नगर निगम के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी उत्कर्ष पर चली गई नगर निगम के चुनाव में, वो ओवैसी को वो 30 है। समाजवादी पार्टी तो आपके लिए चुनौती है कि नहीं है? उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं और पहला बयान देते हैं। समाजवादी पार्टी भी तो रणनीति बना रही है, डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, लेकिन तैयारी चल रही है जी। कोई चुनौती नहीं है। अभी भदौरिया जी कह रहे थे, मैं बड़ी सलीके से उनको सुन रहा था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, 2 लड़कों की जोड़ी फेल हो गई। 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया और कन्नौज के अंदर बहन डिंपल यादव ने मायावती जी का पैर तक छुआ। वही अखिलेश यादव की पार्टी जो मायावती जी की हत्या करना चाहती थी, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, फेल हो गया गठबंधन। बसपा अपने रास्ते चली गई और समाजवादी पार्टी ने बसपा पर ठीकरा फोड़ दिया। वही 2020 में कोरोना के पहले लहर के बाद 6 बाई इलेक्शन हुए थे विवेक जी। एक पर समाजवादी पार्टी जीत पाई, एक पर सेकेंड पोल की, बाकी 4 जगह जमानत जब्त हो गई है। भदौरिया जी खुद उन्नाव के अंदर प्रचार कर रहे थे, ये बतावे इनकी पार्टी कितनी वोट पाई थी उन्नाव के बाई इलेक्शन में, किस पोजीशन में थी। इस नाते विवेक जी ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। अनुराग भदौरिया जी कमेंट करिए आप। ये बुलंदशहर के अंदर कितने वोट पाए, ये अमरोहा के अंदर कितने वोट पाए। ठीक है, शशि जी आऊंगा आपके पास। अनुराग भदौरिया जी सपने देख रहे हैं, ये निरंतर हार रहे हैं और इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। ठीक है, खारिज किया, आपको लाया ना। अब 2022 में जनता किसको खारिज करते, किसको बुलावा करती, दोबारा से देखने को मिलेगा। अनुराग भदौरिया जी बोलिए। देखिए, मैं कभी नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम 10 दलों से गठबंधन किया, मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सोहेल देव के साथ भी थे, राजभर पार्टी के साथ भी थे, अपना दल के साथ भी थे और तमाम दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, क्योंकि इनका अपना कोई वजूद है नहीं। बिना मिले इनके पूरे हिंदुस्तान में 1-2 जगह छोड़ दीजिए, नाम याद हो तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश, सिर्फ मैं अपनी बात करूं, मैं आपके बीच में नहीं, उत्तर प्रदेश का कोई और दल हो तो समीर जी इंटरव्यू करिए। जनता पार्टी उत्तर प्रदेश आप नाम तो बता दीजिए खो चुकी है विवेक जी, हम नाम ही तो पूछ रहे हैं। तरह से आतंकी माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने की कोशिश कर रही है।
अगर इनका जनाधार इतना ही होता तो पंचायती चुनाव सदस्य इनके जीते होते, पंचायती चुनाव सदस्य इनके हारे हैं। तांडव करा के इन्होंने अध्यक्ष जरूर जीत लिया, जो जनता से नहीं चुने जाते, जो सामदंड वेद इन्होंने मनी मसल्स पावर से जीत कितना घोषित किया था ये बता दीजिए ना। तो ये कहाँ अयोध्या अखिलेश यादव ने कितना घोषित किया था ये भी बता दीजिए। क्यों हार जाते, यहाँ पे इलाहाबाद क्यों हार जाते, नहीं, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कितना घोषित किया था ये बता दीजिए, सब जीत गए। जोड़ तोड़ शाम दंड से सरकार वहाँ पे अपने अध्यक्ष जिता लिए, तो आप कह रहे हो। अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल मेरा इसमें और ले लीजिए आप। सवाल मेरा ये ले, एक मिनट समीर जी, एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी, अब आपका 2022 अनुराग भदौरिया जी सुबह सपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। साथ जाएंगे आप उनके या उनको साथ में बुलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है, उसको हराने की जरूरत है क्या? जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव देख लीजिए, या ब्लॉक प्रमुख का देख लीजिए। हिंसा, अगर मान लो इन्होंने 52 जिलों में हिंसा, सोचिए 52 तो ऐसे तो आप भी जीत गए थे 2016 में, फिर हार गए ना 17 में। 52 जिलों में, सुनिए 52 जिलों में हिंसा होगी तो इसका मतलब समझ जाओ कि सरकार जा चुकी है, सरकार अपनी बचाने के लिए ताकत लगा रही है, और जब ताकत लगाते हैं तब हिंसा होती है। तो सरकार अपने आप जोर जबरदस्ती कराने के लिए कोई पर्चा ना दाखिल कर पाए, किसी का पर्चा रोक लो। 52 जिलों में हिंसा, इसका मतलब सरकार गई, अब सरकार का कुछ बचा नहीं, सरकार का खेल खत्म। अब सरकार खाली हिंसा के माध्यम से अपना यही टैग लेती रहे कि हमने ब्लॉक प्रमुख नॉमिनेशन नहीं करने दिया, डीएम को प्रमोशन करो, एसपी प्रमोशन करो। बट हिंसा बताती है, हिंसा जब होती है किसी राज्य में, किसी जगह पे चुनाव में, तो समझ जाओ वहां पे ठीक है, सरकार हिल चुकी है। शशि प्रताप सिंह जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, क्या कहना चाहते हैं बोलिए। मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं कि शशि प्रताप सिंह सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी में 17 साल से हैं। मुझे लगता है आप भाजपा में नए प्रवक्ता आए हैं और तोता रटा कर आपको भेजा गया है। और राजभर का जहां तक इतिहास की बात है तो हमसे ज्यादा आप राजभर के इतिहास नहीं जानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। और रही इतिहास वो जानते ना जानते हो, लेकिन चुनाव आपको लड़ना है, आपका ये लक्ष्य है, और सभी दलों को हम लोग मैं फिर से सभी दलों को आमंत्रित करता हूं। आप आमंत्रित करके रह जाएंगे, कोई आपके साथ आना नहीं चाह रहा है। अभी आप ही ने देखा ना, कांग्रेस ने मना कर दिया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी तो हारी हुई है, जरूरत ही नहीं है हमें। अभी चुनाव में 7-8 महीना की देरी है। ठीक है, 7-8 महीने में आपको लगता है कि कुछ समीकरण चेंज हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुराग भदौरिया जी, सुचि विश्वास जी, समीर सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके पास लौटेंगे अगली डिबेट में। आज के लिए धन्यवाद आपका। और रजीक वदूद जी, आपसे बात नहीं हो पाई टेक्निकल प्रॉब्लम की चलते, लेकिन बहरहाल सवाल ये इस बात का है कि 2022 से पहले जो तमाम कवायदें चल रही हैं, इससे किसको फायदा और नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी हैं, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन जनता ही तय करेगी कि कौन जोकर बनेगा और कौन हंटर चलाएगा। छोटा सा ब्रेक है, यूपी मांगे उत्तर में इतना ही।